कैसे हैं आप लोग और क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया, एकदम आनंद में हैं आप लोग। गजब, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आइए, स्वागत है आपका। तो अब दोनों टाइम स्लॉट अच्छे से जच गए हैं। सुबह 7:30, शाम को 9:30। ओके, कौन कौन ले आया बुक? कैसा लग रहा है आपको? मैं एकदम ठीक। सब कुशल मंगल? ये किताब आई नहीं, और किताब कब आएंगी, और किताब कब आएंगी? बता दिया ना, टेलीग्राम पे 4 बुक की सूचना दे दी ना। हाँ, राजस्थान इको इंडियन इको तैयार हो गई, लेकिन एक साथ ही निकालेंगे। अब तुम लोग कहते हो ना मेरी आंखें क्यों खराब हो गई, तो उसका रीजन यही है, ये तुम्हारी किताब देख देख के खराब हो गई। मतलब एक बुक पे तैयार होने के बाद में 10-10 दिन मेरे को फॉर्मेटिंग में लगे हैं। मतलब मुझे खुद को आने लग गया है कि कैसे बॉक्स बनाना है, कैसे शेडो देना है, कैसे हाईलाइट करना है, कैसे इमेज लगानी है। मतलब ऑलमोस्ट अब मेरे को आता है कि मेरे को कोई रखना चाहे ना तो मैं टाइपिस्ट, पावर पॉइंट सबका काम कर सकता हूँ, है ना। मैंने इंजीनियरिंग में नहीं सीखा, लेकिन मैंने जो है वो किताब के चक्कर के अंदर पास बैठ के। हाँ, चश्मा यार वो आलसी हो रखा है। वैसे बताया पॉइंट 75 का है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पता क्या है, कल मैं सिंघम मूवी देख के निकला था, है ना। तो फिर मतलब ऐसे लगा कि यार जीवन में ना कुछ तो मतलब करो, ऐसे क्या मतलब। तो वैसे मैं करने के हिसाब से खूब फ्री पढ़ाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बाद में कल मेरे को सही में पहली बार अच्छी फीलिंग आई कि अपनी किताब की रेट ना 160 ही है। मार्केट में राजस्थान पॉलिटी की अजीब अजीब सी बुक की भी 400 रेट हैं। तो मैंने जो ये मेहनत करके बहुत कम में 160-65 में जो तुम लोगों को उपलब्ध करवाया है, 180 है, वो लगभग 5-7% कम कर देते हैं तो 165-160 के अराउंड जो मिल जाता है। तो ये अपने आप में देखो कुछ को नहीं, 180 रुपये के अंदर किताब जो है उपलब्ध करवाना, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो जो है वो, हाँ थोड़ा बहुत क्रेडिट तो दो यार। ऐसे क्या कर रहे हो? लगता नहीं तुम लोगों को अपन मतलब जो है वो बुस्ट अकेडमी सामाजिक सरोकार भी करती है थोड़ा बहुत। हाँ, तो 180 की बुक बहुत ज़्यादा ही मतलब सस्ती है, बहुत कम प्राइस है, और वो भी इतने शानदार पेज के साथ, और इसमें जितनी मेहनत हुई है ना उतनी तो 400 450 मुझे डायरेक्ट छाप रही उनमें ही नहीं है। पार्ट बी की बुक और सब के बारे में बता दिया, और आज एक नया अच्छा सा टॉपिक चालू कर रहे हैं। 5 दिन आपके YouTube की क्लासेस लगभग ऑफ रहेंगी, जिनका एकमात्र कारण है 15, 16, 17 तक जो है वो ये 4 किताबें आ रही हैं, तो मेरे को 8-8, 9-9 घंटे सुबह शाम बैठना पड़ रहा है। तो बाद में जो है YouTube की क्लासें होंगी। पढ़े सिंचाई का टॉपिक। आशा करता हूँ कि जैसे तुम लोगों ने वन्य जीव 3 दिनों में पढ़ा, वैसे तुम सिंचाई 2 दिन में पढ़ोगे। लेकिन ये टॉपिक भी अपने आप में ऐसा टॉपिक है जिससे आए तो दोस्तों जो है वो याद रखना कि 3% आ जाए, आने को 4 भी आ जाए, पर 1 से कम तो कभी नहीं आया। 1 से कम तो जो है वो दोस्तों कभी नहीं आया। 1 से कम तो जो है कभी नहीं आया। तो जब 1 से कम जो है वो कभी नहीं आया, तो फिर दोस्तों जो है वो सिंचाई की परियोजनाएं पढ़ना बनता है ना। अब जब राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं पढ़ते हैं तो पहली बात तो इसे एक अलग टॉपिक समझे, केवल जो है नदी झील के साथ ना लपेटें। ये अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है। अपवाह तंत्र और झील दोनों से जितने प्रश्न आते हैं ना, उससे ज्यादा इससे क्वेश्चन आते हैं। अब इस टॉपिक में क्या है जिसे इजीली पढ़ा जा सकता है, या इस टॉपिक में ऐसा क्या है जिससे प्रश्न की संभावनाएं बहुत ज्यादा बन जाती हैं। तो देखो, पहली चीज तो ये है कि सिंचाई के अंदर जो है ये टॉपिक आपका जो है वो इको और ज्योग्राफी दोनों का कॉमन टॉपिक है। जब आपका आर्थिक समीक्षा का चैप्टर 2 आप पढ़ते हैं एग्रीकल्चर, तो उसमें लगभग इसकी जो है वो 20 से 25 योजना होती हैं, 20 से 25 योजना। और पिछले 4-5 साल से आप लोग देख रहे होंगे कि हर बार जो है वो एक प्रश्न यहां से आता है। कभी जल आजीविका सुधार योजना पूछ लेता है,
कब जो है वो कभी वानिकी जैव विविधता वाली योजना पूछ लेता है ना, कभी जो है वो दोस्तों आपके पश्चिमी राजस्थान में जो है वो नहरी सुधार से संबंधित योजना पूछ लेता है। एक प्रश्न वहां से, एक जो है ना प्रश्न आप लोगों के एक बेसिक पोर्शन से आता है, जिसमें दोस्तों आपकी जो है वो वृहद परियोजनाओं के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आपके वृहद परियोजनाओं में IGNP की बात हो गई, गंगा नहर के बारे में बात हो गई, है ना, चंबल योजना से संबंधित बात हो गई, या माही बजाज से संबंधित बात हो गई, माही बजाज सागर से संबंधित बात हो गई, मतलब मेजर जो आपका जो है वो है, जैसे आजकल सबसे चर्चा में ERCP है, तो ERCP से संबंधित बात हो गई। और फिर बीच में बचता है सबसे बड़ा चैलेंजिंग पोर्शन, और वो है दोस्तों आपकी लघु योजनाएं, लघु सिंचाई योजनाएं, जिनको ना पढ़ने का जी करता किसी का और ना जो है वो पढ़ाने का, लेकिन हम पढ़ाएंगे आपको। ये 3 पोर्शन हैं इस टॉपिक के। इस टॉपिक के कितने पोर्शन है? 3 पोर्शन हैं। सिंचाई परियोजनाओं में बेसिक वाला प्रश्न बहुत बार पूछते हैं, एक प्रश्न कभी या तो IGNP से, कभी गंगा नहर से, कभी चंबल से, कभी माई बजाज से, कभी ERCP से, इन 5-7 में से एक प्रश्न पक्का आता है। एक लघु सिंचाई परियोजना कोई नया इनाम पूछते हैं हर बार ठीक है, तो वो लघु सिंचाई परियोजना का एक प्रश्न आता है, और जो है वो 20-25 योजनाओं से जो है वो एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। और फिर बाद में इससे संबंधित आपकी जो है भूजल रिपोर्ट भी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करें टॉपिक को स्टार्ट करते हैं इको सर्वे के टच से, और फिर चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ। आपने इको सर्वे में थोड़ा बहुत तो ऐसा पढ़ा होगा। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अगर हम लोग जो है वो बात करें, तो आज के दिन सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करके हमने कितने लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित कर दी है जी? लगभग 39.36 लाख हेक्टेयर जो है वो हमने सिंचित कर दी है। बहुत बड़ी बात है। सिंचाई इरिगेशन सिस्टम के माध्यम से अब तक हम लोगों ने जो है वो स्वतंत्रता से अब तक हमने 40 लाख हेक्टेयर, मतलब 39.36 लाख हेक्टेयर, मतलब 39.36 लाख हेक्टेयर जो है वो दोस्तों हम लोगों ने जो है वो सिंचाई योजनाओं के माध्यम से सिंचित कर दी है। और प्रतिवर्ष ये जो है ना बढ़ता जा रहा है, प्रतिवर्ष ये जो है बढ़ता जा रहा है। पिछले अगर एक साल में भी देखें तो हमने 28,000 हेक्टेयर क्षेत्र को जो है वो सिंचित किया है। हम हमारी सिंचाई योजनाओं को बढ़ा रहे हैं, हम हमारी सिंचाई योजनाओं को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। हम हमारी सिंचाई योजनाओं को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। याद रखना आप लोगों को। तो 28,714 हेक्टेयर क्षेत्र तो हमने पिछले एक वित्तीय वर्ष के अंदर जो है वो इरिगेशन एरिया को जो है कमांड एरिया को हमने बढ़ाया है। वैसे हमारे यहाँ टोटल अगर हम लोग बात करें तो 39.36 लाख हेक्टेयर जो है वो दोस्तों आपकी जो है वो सिंचित भूमि है, जो कि अपने आप में बड़ा क्षेत्र है। हमारे यहाँ पर 8 वृहत योजना है, 5 मध्यम योजना है, और दोस्तों 41 लघु सिंचाई परियोजना है। सब पढ़ेंगे हम ये, पर इको सर्वे के अनुसार डाटा याद कर लो। और इको सर्वे के अनुसार डाटा क्या कहता है भाई साहब कि 8 आपकी जो है वो बड़े प्रोजेक्ट हैं, इरिगेशन सिस्टम है, लार्ज इरिगेशन सिस्टम है, 5 जो है वो दोस्तों आपके जो है वो मध्यम है, और जो है वो आपके यहाँ 41 जो है वो दोस्तों आपकी लघु सिंचाई परियोजना है। हम आज बड़ी योजनाओं में देखेंगे, वृहद परियोजनाओं में जैसे नर्मदा नहर पढ़ेंगे, हम परवन पढ़ेंगे, धौलपुर पढ़ेंगे, राजस्थान के अंदर मरु क्षेत्र जल पुनर्गठन योजना पढ़ेंगे, नवनेरा बांध पढ़ेंगे, ऊपरी उच्च स्तरीय नहर एवं पिपड़ खूंट पढ़ेंगे, काली तीर लिफ्ट परियोजना पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। गरदड़ा, तकली, गागरिन, लासी, हथियादे, सब कुछ पढ़ेंगे। और जिन लघु परियोजनाओं के नाम नहीं याद होते वो भी मैं आप लोगों को याद करवाऊंगा, लेकिन काम की बात जरूर याद रखना। 39.36 लाख हेक्टेयर सिंचित है, और पिछले एक वर्ष में भी लगभग 28,714 हेक्टेयर हमने सिंचित किया है। 8 वृहत, 5 मध्यम और 41 लघु सिंचाई योजनाएं हमारे यहाँ वर्तमान में कार्यरत हैं। हमारे यहाँ सिंचाई विभाग की स्थापना 1949 में होती है।
सिंचाई विभाग की स्थापना कब होती है भाई? सिंचाई विभाग की स्थापना 1949 में होती है। राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना स्वतंत्रता से पहले गंग नहर परियोजना थी। विश्व की पहली पक्की नहर परियोजना जिसमें सीमेंटेड तली है, मतलब नीचे का एरिया पूरा सीमेंटेड है, वो दोस्तों आपकी कौन सी थी? तो ये याद रखें, ये भी आपकी गंग नहर है। राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना दोस्तों याद रखें आपकी जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। और राज्य का सर्वाधिक सिंचित जिला गंगानगर है, सर्वाधिक सिंचित जिला गंगानगर है। लेकिन सबसे ज्यादा परियोजनाएं झालावाड़ में है, सबसे ज्यादा परियोजनाएं झालावाड़ में है। सबसे ज्यादा परियोजनाएं वाला जिला पूछ रहे हैं, छोटी मोटी गागरीन, या आप जब देखोगे ना वहां पे तो मतलब 15-20 में याद कराऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा इरिगेटेड एरिया के हिसाब से देखें तो गंगानगर है, लेकिन नंबर ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट के आधार पे देखें तो झालावाड़ है। और राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बिशुलपुर है। राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना जो है वो दोस्तों आपकी कौन सी है? बिशुलपुर है। पेयजल परियोजना कौन सी है? बिशुलपुर है। एक एक के ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन बेसिक इंट्रोडक्शन में आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीजें याद होनी चाहिए, ज्यादा नहीं बोलूं मैं आप लोगों को, लेकिन इतना याद करने की बात करो कि स्वतंत्रता से अब तक 39.36 लाख हेक्टेयर हमने सिंचित कर दिया है। पिछले एक वर्ष में भी हम लोगों ने जो है वो कम नहीं 28,714 हेक्टेयर जो हमने सिंचित किया है। 8 आपकी जो है वृहत है, 5 मध्यम है और 41 जो है वो दोस्तों जो है वो आपकी लघु सिंचाई परियोजनाएं जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे चल रही हैं। राजस्थान के अंदर 1949 में सिंचाई विभाग की स्थापना होती है। और याद रखें प्रथम आपकी जो है वो नहर गंग नहर है, याद रखें प्रथम नहर गंग नगर है। सबसे बड़ी नहर दोस्तों याद रखें आपके यहाँ IGNP है। सबसे बड़ी पेयजल परियोजना जो है वो दोस्तों याद रखें आपके यहाँ कौन सी है? सबसे बड़ी पेयजल परियोजना दोस्तों याद रखें बिशुलपुर है। पेयजल परियोजना सबसे बड़ी कौन सी है? बिशुलपुर है, याद रखें। उसके बाद में दोस्तों सर्वाधिक सिंचित जिला अगर आप लोग देखेंगे तो वो आपका गंगानगर है, वो आपका जो गंगानगर है। लेकिन दोस्तों सर्वाधिक सिंचाई परियोजना वाला जिला देखेंगे तो दोस्तों आपका झालावाड़ है। तो दोस्तों आपका क्या है? झालावाड़ है। क्या है? झालावाड़ है। सर पुराने दिन याद आ गए, इको सर्वे वाले से याद आ गए तुम्हें? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इतना याद रह जाएगा, चलेंगे एक एक पर डिटेल से चर्चा करें। जल्दी में तो नहीं है ना कोई? बता देना मेरे को। हाँ भाई, ये ज्योग्राफी की टॉपिक ही करने अपने को 5-7 दिन, तब इन पे थोड़ा डिटेल में फोकस कर लो। और जिस तरीके से ये शनिवार गया था, वैसे शुक्रवार शनिवार रविवार तीनों जा सकते हैं। 15, 16, 17 छुट्टी आ रही है। अगर मैं गाँव में नहीं जाऊँ तो फिर बाद में तुम्हारे प्राण पीऊँगा। तो तैयार रहना, तो तैयार रहना। 4 दिन तो 1-1, 2-2 घंटे ही पढ़ेंगे, लेकिन फिर बाद में जो है वो उन 3 दिनों में ज़्यादा पढ़ सकते हैं। तो याद रह जाएगा तुम लोगों को, सिंचित आपका जो है वो गंगानगर, सिंचाई परियोजना आपके झालावाड़। अगर हम लोग जो है हमारे यहाँ सिंचाई के प्रमुख साधनों के बारे में बात करें तो कुएं और नलकूप जो हैं उनसे दोस्तों लगभग आपका 66% एरिया कवर होता है। सबसे ज्यादा कुएं और नलकूप हैं, उनके माध्यम से जयपुर में सिंचाई होती है। हाँ जी, यह बात तो ठीक है, जयपुर में होती है सबसे ज्यादा। जयपुर में कौन सी नहर आती है? तालाब भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, फागी साइड ज्यादा है तालाब आपको मिलेंगे। तो फागी, टोंक, भीलवाड़ा आपका जो है, फागी, टोंक, अजमेर का केकड़ी वाला एरिया, और उसके बाद में भीलवाड़ा आप जाएंगे ना तो आपको जो है ना, मैं सच बता रहा हूँ, इतने बड़े बड़े तालाब मिलेंगे, क्या पूछे बात। मेरी तो पोस्टिंग रही है फागी साइड में, तो बरसात में पहली बार मेरे को लगा कि इतना पानी भी मतलब तालाब में हो सकता है। इतने बड़े बड़े तालाब, चिकनी मिट्टी है भाई साहब, इकट्ठा होता है पानी घना ही। तो तालाब सबसे ज्यादा दोस्तों आपके यहाँ तालाब जो है वो सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तालाब से भीलवाड़ा में, पर 1% ही सिंचाई होती है। टोटल का रेशियो देखिए, नहरों से 33% सिंचाई होती है। और उसके अंदर एक नंबर कौन है? गंगानगर। उससे में एक नंबर कौन है? गंगानगर। तो याद रखिए, कुएं एवं नलकूप से 66% सिंचाई होती है।
नहर से 33% और तालाब से 1% सिंचाई होती है। कुएं और नलकूप में जयपुर 1 नंबर है भाई साहब। सिंचाई के अंदर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ नहरों के मामले में गंगानगर 1 नंबर है, और तालाब के मामले में दोस्तों आपका जो है वो भीलवाड़ा जो है वो दोस्तों आपका जो 1 नंबर है। तालाब के मामले में भीलवाड़ा 1 नंबर है। तो 66, 33, 1% कोई बहुत बड़ा रेशियो भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि तुम लोगों को टेंशन हो। अब हम टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। कई बोलते हैं कि मल्टीपर्पज है, बहुउद्देश्य परियोजना है, वृहत सिंचाई परियोजना है, मध्यम सिंचाई परियोजना है, लघु सिंचाई परियोजना। जी है क्या? जी है क्या? आज के दिन हमारे यहाँ जो है वो 8 वृहत सिंचाई परियोजना, 5 मध्यम सिंचाई परियोजना, 41 जो है वो दोस्तों लघु सिंचाई परियोजनाओं का काम चल रहा है। चल रहा है। तो पहले आप समझे, बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना वो परियोजनाएं हैं जो इरिगेशन, उसके साथ साथ दोस्तों जो है ड्रिंकिंग वाटर, जिसके साथ साथ आपके यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करते हो, तो उसे हम बहुउद्देश्य परियोजना कहते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ, जैसे हम माही बजाज सागर की बात करेंगे, हम चंबल परियोजना के बारे में बात करेंगे, हम IGNP के बारे में बात करेंगे। वृहद सिंचाई परियोजनाएं वे परियोजनाएं होती हैं जहां कमांड क्षेत्र, मतलब उस नहर से कितना क्षेत्र सिंचित होता है, उसे कमांड एरिया बोलते हैं। तो जहां 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया अगर कमांड क्षेत्र है तो वो वृहद सिंचाई क्षेत्र है, और अगर कमांड क्षेत्र 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में है तो वो मध्य सिंचाई परियोजना है, और अगर 2000 से कम है तो फिर वो लघु सिंचाई परियोजना है। मतलब कमांड क्षेत्र कितना है, मतलब इस इरिगेशन प्रोजेक्ट से कितनी जो है वो दोस्तों जो है वो सिंचाई हो रही है, कितने क्षेत्र को सिंचित किया जा रहा है। तो ये आप लोगों को जो है वो याद रखना पड़ेगा कि बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजनाएं जहां से बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो, वृहद सिंचाई परियोजना 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा, 2000 से 10,000 मध्यम, और दोस्तों जो है वो 4 नंबर में हम देखें तो लघु सिंचाई परियोजना आपकी 2000 हेक्टेयर से कम। तो अब जो है वो आप लोगों को इसमें ये भी ऐड कर लेना चाहिए कि अपने यहाँ पर 66% कुएं एवं नलकूप से है, जो कि दोस्तों आपके जो है वो जयपुर में है। 33% दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो नहर से है, और मैक्सिमम आपके गंगानगर में है, मैक्सिमम जो है वो गंगानगर में है। 1% आपके तालाब से है, और 1% जो तालाब से है वो दोस्तों याद रखें आपके यहाँ पर जो है वो किससे, हाँ भीलवाड़ा से है। क्या दोस्तों? आपके भीलवाड़ा से है। तो ये आपको जो है वो एक डायग्राम याद ये रहना चाहिए। दूसरा क्या याद रहना चाहिए? दूसरा याद रहना चाहिए अगर 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र कवर हो रहा है तो वो आपकी जो है वो क्या है, वृहद सिंचाई परियोजना है। और अगर 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच में मामला है तो मध्यम सिंचाई परियोजना है। और अगर 2000 हेक्टेयर से कम है तो वो लघु सिंचाई परियोजना है। तो वो क्या है? लघु सिंचाई परियोजना है। इतना पहले याद करो फिर आगे चलेंगे। इतना याद करो फिर आगे चलेंगे। इतना याद करो फिर आगे चलेंगे। हाँ भाई, हो रहा है याद? आ रहा है तुम लोगों को? आनंद तो क्या ही आएगा, पर मतलब ठीक तो लग रहे हैं। याद हो गया? क्या याद हुआ? 39.36 लाख हेक्टेयर हमारा टोटल इरिगेटेड है। हाँ सर, बुक की बहुत डिमांड है जगतपुरा में। सर 17 को टेस्ट है, तब तक ज्योग्राफी हो जाएगी। हाँ, ये 8 टॉपिक हो जाए। फिजिकल ज्योग्राफी सुरेश सर आराम से कराएंगे। हाँ, तो वो आपके लिए नहीं है, आपके लिए और टेस्ट आ जाएंगे। आपको देने हैं जितने दे लो। इंडियन पॉलिटी की बुक में टाइम लगेगा, ऐसे नहीं है। तुम इस बार जब देखो ना, बुक का इतना ज्यादा मतलब वजन है, अब वो बहुत शानदार फीलिंग आएगी। अगर आप बूस्टर के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको मतलब आप प्राउडली कह सकते हो कि आपकी बुक है। इतना वजन है इस बार बुक के अंदर। पेज 180 है, लेकिन वजन इतना क्यों है? एक तो कवर बहुत अच्छा है, ठीक है, उसके साथ साथ हाँ उसके साथ जो पेज है ना, आप ऐसे हिलाओगे तो ऐसे लगेगा जैसे गत्ते को हिला रहे हो। मतलब है आप
बुक डिपो पे जाके 20 किताब निकाल लेना, कोई एक दो ही किताब होगी जिनका अपने से अच्छा कवर, अपने से अच्छा पेज होगा। मतलब ऐसे हिलाओगे ना तो ऐसे लगेगा गत्ते को हिला रहे हो। कंटेंट तो बहुत अच्छा है ही, कंटेंट की तो बात बाद में है, लेकिन उससे ज्यादा 1% मतलब कॉस्ट कटिंग नहीं है। 1% मतलब कहीं पे भी यहाँ कि को बहुत ज्यादा कमाई को मतलब गुंजाइश रखी गई है। ठीक है, तो एक बार जाएं, देखें अपनी बुक को, लाएं, और अगली बुक का जो कवर हम आपको कल शेयर करेंगे, कवर कल शेयर करेंगे। ले आएगा, बहुत बढ़िया। हाँ संदीप सर ठीक है सर, सारे ही ठीक है, सबको थोड़ी थोड़ी डेंगू की शिकायत है। कुलदीप सर आई गए थे, ऋतुराज जी हैं, संदीप सर भी ठीक है, बढ़िया है एकदम। चले आगे। चलो आगे बात करते हैं, और केवल आपको बीच में 2 मिनट दिए गए बोलने के लिए, जिसमें तुम खूब बोले। अब चलें, अब एक एक परियोजना के बारे में बात करते हैं। अब एक एक परियोजना के बारे में बात करते हैं ताकि आप और अच्छे से जो है भाई पढ़ सको। किसके बारे में बात करें दोस्तों? आपकी एक एक परियोजना स्टार्ट कर रहा हूं, और सबसे पहले हम बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। व्यास परियोजना, दोस्तों याद रखें आपकी कौन सी परियोजना? व्यास परियोजना के बारे में हम लोग जो है वो थोड़ी चर्चा स्टार्ट करते हैं, और जिसमें आप लोगों को और अच्छा लगेगा। हाँ, यहाँ ये जो आपकी इंटरस्टेट प्रोजेक्ट है ना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। पहला प्रश्न तो ये पूछा जाता है कि जो व्यास परियोजना जो है, उस व्यास परियोजना के अंदर दोस्तों जो है वो आपके यहाँ कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो पहली चीज तो उस परियोजना के अंदर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसके अंदर 2 बांध बन रखे हैं। एक बांध आप लोग देखोगे तो हिमाचल में, और दूसरा बांध भी हिमाचल में। लेकिन इस सिंचाई परियोजना व्यास प्रोजेक्ट में जो है वो भागीदारी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। 2 बांध है जी। एक बांध आपके हिमाचल के कांगड़ा में पोंग डैम है। क्या नाम है एक डैम का? पोंग डैम। ज्योग्राफी में आपने, इंडियन ज्योग्राफी में सुना होगा इस नदी के बारे में। और एक दोस्तों जो है वो आपका कौन सा डैम है? पंडोह डैम है। एक डैम कौन सा है दोस्तों आपका? जो है वो पंडोह डैम है। 2 डैम है, दोनों डैम के बारे में हम लोग जो है वो दोस्तों जो है वो बात करते हैं। पोंग और पंडोह डैम दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पक्की बात? करें थोड़ी थोड़ी। अब आपको व्यास नदी के अंदर व्यास कुंड उनको सबको छोड़ो, हमें सिंचाई परियोजना पढ़नी है। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में मिक्स मत करना एक बार, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं पढ़नी है, बहुत सारी नदियां आएंगी। अगर नदियां और पहाड़ियों में लग जाओगे ना तो सिंचाई परियोजना पे फोकस नहीं जाएगा। इरिगेशन का क्वेश्चन जनरली आपकी नदी से ज्यादा पूछा जाता है कि कौन कौन उसमें भागीदार है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इसमें भागीदार है। और आप लोग देखेंगे तो आपके यहाँ पे पंडोह बांध जो है वहां से राजस्थान की हिस्सेदारी जो है वो राजस्थान को क्या मिलता है भाई? राजस्थान को 198 मेगावाट जो है वो दोस्तों 20% शेयरिंग है राजस्थान की इलेक्ट्रिसिटी में। राजस्थान की जो है वो दोस्तों जो है वो 20% जो है वो, हाँ, राजस्थान की जो है वो शेयरिंग है। आपके यहाँ पर जो है वो 198 मेगावाट हम लोगों को जो है वो पंडोह डैम जो आपके मंडी हिमाचल के अंदर है, उस डैम से हमें जो है वो विद्युत की टोटल विद्युत जो है उत्पादन, उसमें से हमें 20% मिलता है। तो 198 मेगावाट हो। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों के यहाँ पर कांगड़ा के अंदर जो पोंग डैम है, उसका दोस्तों हमें जो है वो लगभग 60% के आसपास 230 मेगावाट दोस्तों जो है वो 230 मेगावाट जो है वो दोस्तों हम लोगों को जो है वो क्या मिलता है? हाँ, 230 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। राजस्थान को मैक्सिमम जल भी यहीं से मिलता है ना। व्यास सतलज लिंक के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन आप लोगों को एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि इस परियोजना के माध्यम से हमें 198 मेगावाट तो पंडोह डैम से मिलता है जो कि व्यास के ऊपर बना हुआ है, और दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पोंग डैम जो है उससे 230 मेगावाट मिलता है। 198 मेगावाट हमें एक मिलता है, और 230 मेगावाट हमें जो है वो दोस्तों और मिलता है। याद रख लेना। हाँ,
तो लगभग 428 मेगावाट का मामला है। लगभग कितना मेगावाट का मामला है? 428 मेगावाट हमें व्यास परियोजना से मिलता है। सर ये तो मिलता है, उसके अलावा पानी के लिए जब आप लोग देखेंगे तो हमारे यहाँ एक व्यास सतलज लिंक बनाया हुआ है। ये व्यास नदी है, ये सतलज नदी है। व्यास सतलज लिंक हमने क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि हमें सारा पानी सतलज नदी से ही मिलता है। हमें सारा पानी किससे मिलेगा? सतलज नदी से। तो शीतकाल में सतलज नदी में पानी की जो है वो कमी आ जाती है, तो इसलिए हमारे आईजीएनपी में भी पानी की कमी आ जाती है। तो व्यास नदी से हमने व्यास सतलज लिंक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसके माध्यम से शीतकाल में सतलज नदी में पानी की उपलब्धता बनी रहे और आईजीएनपी में, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी आता रहे। इसके लिए दोस्तों हमने जो है वो व्यास सतलज लिंक कैनाल बनवाई। याद रखें, बांकड़ा व नांगड़ में पानी की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए व्यास नदी के जो दोस्तों आपका जो है वो अतिरिक्त जल का उपयोग कर सके, हम पंडोह डैम से जो है वो दोस्तों जो है वो ये निकाली गई लिंक है। और ये आप लोगों की जो है वो दोस्तों व्यास रिवर है, ये आपकी सतलज रिवर है, हाँ, और जो है वो ये आपके इंडस रिवर है, ये आप लोग देख रहे हैं। लेकिन आपको तो बेसिकली याद बस इतना रखना है, बेसिकली याद आप लोगों को जो है वो ये रखना है। श्योर? चले आएंगे। बहुत बार तुम लोग एक शब्द सुनते हो, इराडी समझौता, इराडी समझौता, इराडी समझौता। क्या हम लोग जो है वो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें? तो व्यास नदी के जल के बंटवारे को लेकर समझौते के तहत जल बंटवारे के लिए एक इराडी आयोग का गठन किया गया। राजीव गांधी लोंगेवाला जो समझौता था, उस समझौते के तहत बंटवारे के लिए एक इराडी कमीशन बनाया गया। बार बार नाम सुनते हो ना, इराडी कमीशन के तहत हमें जो व्यास का इतना पानी मिलेगा, व्यास नदी का इतना पानी मिलेगा, ये आप सुनते हो ना। तो आप लोगों को याद रखना है, इराडी कमीशन 1986 में हमारे जज न्यायमूर्ति इराडी की अध्यक्षता के अंदर बना था। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं में राजस्थान को टोटल कितना मिलियन एकड़ फीट 8.6 MAF पानी मिलेगा। यही प्रश्न पूछते हैं बार बार। क्या प्रश्न पूछते हैं दोस्तों आपके हैं? बार बार यही प्रश्न पूछते हैं कि इराडी कमीशन जो है उसके तहत राजस्थान को कितना पानी मिलेगा। तो राजस्थान को जो पानी मिलेगा वो कितना 8.6 MAF जो है वो दोस्तों हम लोगों को जो है वो पानी मिलेगा। इतना आप लोगों को जो है वो याद करना पड़ेगा, इतना आप लोगों को जो है वो याद करना पड़ेगा। तो ये आपका व्यास प्रोजेक्ट था। और व्यास प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों ने क्या क्या याद किया कि व्यास प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो आपकी कौन कौन मेन पार्टी हैं। तो दोस्तों व्यास प्रोजेक्ट के अंदर राजस्थान के साथ हरियाणा, और हरियाणा के साथ दोस्तों आपका जो है वो कौन है? पंजाब। हरियाणा के साथ दोस्तों कौन सा? पंजाब। हमें जो है वो एक तो 158 मेगावाट मिलता है और एक 230 मेगावाट मिलता है। टोटल 428 मेगावाट तो जो है वो क्या मिलता है? पानी मिलता है, विद्युत मिलती है। 428 मेगावाट तो हमें विद्युत मिलती है। उसके साथ साथ ये भी याद रखें कि इसके अंदर जो है वो हमें 8.6 MAF हमें पानी मिलता है। हमें क्या मिलता है? पानी मिलता है। उसके साथ साथ याद रखें आपके यहाँ पे इराडी कमीशन बना था, और इराडी कमीशन न्यायमूर्ति इराडी जी के नेतृत्व में बना 1986 में। उस कमीशन ने कहा कि राजस्थान को कितना पानी मिलना चाहिए प्रतिवर्ष? 8.6 MAF जो है वो हमें जो है वो पानी मिलना चाहिए। इकाई है पानी की, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। यहाँ से आपकी व्यास नदी जाती है। व्यास नदी पे 2 डैम बने हुए हैं, याद रखें दोस्तों आपके यहाँ पे। यह आपकी सतलज नदी है। तो सतलज नदी से जोड़ने के लिए हमने क्या बनाया? व्यास सतलज लिंक कैनाल, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि भांकड़ा नागड़ में पानी बना रह सके, आगे आईजीएनपी के अंदर जो है वो शीतकालीन में पानी जो है वो प्रॉपर बना रह सके। इसलिए ये बनाया शीतकाल के लिए, क्योंकि वर्षा ऋतु के अंदर तो पानी होता ही है। वर्षा ऋतु के अंदर तो इतनी कोई समस्या नहीं आती, सतलज में भी घना ही पानी है। तो ये पहली जो है वो आपका जो है वो प्रोजेक्ट जिसमें से हमें पानी भी मिलता है और जिसके साथ साथ हमें जो है वो
विद्युत भी मिलती है। ये पहला आप लोगों में से किस किस को समझ में आया? ये पहला किस किस को जो है वो समझ में आया? बताओ भाई कमेंट सेक्शन में। फिर आगे चलते हैं। व्यास प्रोजेक्ट के बाद में भांकड़ा नागड़। अंडरग्राउंड है। हाँ नवीन जी, हाँ जी को गुरुजी मानतो ये याद है 1986 हूँ 8.6। वेरी गुड, याद है। चलो आगे ध्यान देते हैं। हाँ तो अब टॉपिक चालू किया है ना, चालू करते डाल देंगे पीडीएफ। आज ही तो चालू किया है तो पहले पढ़ तो लो ना, पहले पढ़ तो लो। चलें? चलो अब आगे चलते हैं और इसके बाद में अगले प्रोजेक्ट की तरफ से। थोड़ी स्पीड कम रखो, बहुत कम है, इससे कम और क्या रखें। तुम लोगों को करनी है केवल बातें। हाँ इससे कैसे काम चलेगा। अब बात करते हैं भांकड़ा नागड़ के बारे में। सतलज नदी पर राजस्थान हरियाणा एवं पंजाब, राजस्थान हरियाणा एवं पंजाब के लिए आपकी भांकड़ा नांगड़ परियोजना है। और भांकड़ा नांगड़ परियोजना को आप देखोगे तो सतलज नदी के ऊपर 2 डैम हैं, एक भांकड़ा डैम है, एक नांगल डैम है। आप भांकड़ा डैम बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। ये एक स्टोरेज डैम है, यहाँ से किसी प्रकार की कोई नहर नहीं जाती, किसी प्रकार की कोई नहर नहीं जाती। ये क्या केवल एक स्टोरेज डैम है। क्या है ये? केवल स्टोरेज डैम है। भांकड़ा बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में जो डैम बना हुआ है भांकड़ा डैम, वो केवल स्टोरेज डैम है। वहां पे कोई नदी, कोई जो है वो अपन सिंचाई विंचाई के लिए यूज नहीं करते। आगे सतलज नदी जो है वो जब आगे चलती है तो पंजाब के रोपड़ में, पंजाब के रोपड़ में नांगल डैम बना हुआ है। पंजाब के रोपड़ में नांगल डैम बना है। नांगल डैम के राइट साइड के अंदर दोस्तों जो कौन सी नहर निकलती है? बिस्त दोआब नहर। कौन सी नहर निकलती है? बिस्त दोआब नहर। बिस्त दोआब मतलब जो उनका आप दोआब किसको बोलते हैं? 2 नदियों के बीच में जो सतलज व्यास, सतलज और व्यास के बीच का जो एरिया है, ये जो दोआब क्षेत्र है, इसको सिंचित करने के लिए पंजाब में आपकी बिस्त दोआब नहर। एक नहर अपने आती है और उसका नाम है भांकड़ा नहर। उसका नाम क्या है? भांकड़ा नहर। और भांकड़ा नहर केवल हनुमानगढ़ चूरू को संचित करती है। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये याद रख लेना, पहली चीज तो याद रख लेना, हनुमानगढ़ चूरू 2 को सिंचित करती है, गंगानगर को नहीं करती है। गंगानगर का नाम गंग नहर और आईजीएनपी में आएगा। गंगानगर का नाम गंग नहर और आईजीएनपी में आएगा। लेकिन यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं, लेकिन यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं जिसके बारे में हम लोग जो है वो बात करते हैं। तो बात करें दोस्तों तो याद रखिए पंजाब राजस्थान हरियाणा, पंजाब राजस्थान और दोस्तों हरियाणा का ये प्रोजेक्ट है जिसमें टोटल विद्युत उत्पादन क्षमता 1532 है। पर अपने को क्या करना, अपने को देते हैं 233 मेगावाट, लगभग 15.7% के आसपास जो है वो दोस्तों। और कुल सिंचाई क्षमता 14.6 लाख हेक्टर है। लेकिन हमें कितने, हमारे कितना क्षेत्र सिंचित होता है? 2.3 लाख हेक्टर। 2.3 लाख हेक्टर, केवल कितना? 2.3 लाख हेक्टर। कितना दोस्तों आपका? 2.3 लाख हेक्टर हमारा जो है वो दोस्तों एरिया जो है वो सिंचित होता है। याद रखना सबसे ज्यादा सिंचाई किसको मिलती है दोस्तों? आपके यहाँ पे हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई मिलती है। हनुमानगढ़ का आपका नौर वाला एरिया हो गया, भादरा वाला एरिया हो गया, वो हो गया। फिर बाद में चूरू का सिद्धमुख और सावा नाम का क्षेत्र है हमारे तारानगर के पास, सावा, और उधर जो है वो राजगढ़ की साइड में सिद्धमुख क्षेत्र है, उसे सिंचित करती है। ये आपकी भांकड़ा नागड़ परियोजना। भांकड़ा नागड़ परियोजना जो है वो आप लोगों को एक बेसिक सी चीज याद रखनी है, और वो क्या याद रखनी है
कि भांकड़ा नांगड़ परियोजना जो आपकी है ये कौन सी रिवर पे है? सतलज रिवर पर है। सतलज रिवर में भांकड़ा में जो डैम, जो आपका भांकड़ा जो डैम बना है ये बिलासपुर हिमाचल में पड़ा है, जो कि एक स्टोरेज डैम है। उसके बाद में दोस्तों आपका नांगड़ डैम आता है, जो दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर जो है वो रोपड़ पंजाब में नांगड़ डैम है। और नांगड़ डैम से दोस्तों हमारे यहाँ पे निकल के आती है भांकड़ा नहर, और भांकड़ा नहर से लाभान्वित है आपका पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद में राजस्थान, राजस्थान में केवल हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के साथ दोस्तों आपका जो है वो चूरू, हनुमानगढ़ के साथ दोस्तों आपका चूरू, हनुमानगढ़ के साथ दोस्तों आपका क्या? चूरू। अब क्या याद रखना आप लोगों को कि इससे कितना भी होता होगा विद्युत उत्पादन, होता होगा 1500 के आसपास, करती होगी सिंचित। मैं तो तुम्हें क्या याद करवा रहा हूं, 233 मेगावाट तो हमें विद्युत मिलती है, और 2.3 लाख हेक्टर को सिंचित करती है, और आपके जो है वो हनुमानगढ़ और चूरू सिंचित करती है। लगभग 15.7% हमारा पोर्शन, 15% याद रखें। तो हम केवल भांकड़ा नहर की बात कर रहे हैं, हम IGNP की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल भांकड़ा नहर की बात कर रहे हैं। और भांकड़ा नहर आप लोगों को जो है वो एटलीस्ट जो है वो इतना तो जो है वो याद होना चाहिए, इतना तो आप लोगों को याद होना चाहिए। एकदम सरल है, एकदम सिंपल है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, प्रॉपर याद रह जाएगा। सतलज पे 2 डैम है, भांकड़ा एक स्टोरेज डैम है, नांगड़ जो कि आपके यहाँ नांगल डैम जो एक आपके रोपड़ पंजाब के अंदर है, जिसके राइट साइड के अंदर बिस्त दोआब नहर जाती है जो कि पंजाब को सिंचित करती है इस एरिया को, और जो है वो इधर आपकी भांकड़ा नहर आती है जो कि राजस्थान में केवल हनुमानगढ़ चूरू को सिंचित करती है। और इसमें 233 मेगावाट तो हमें जो है वो क्या मिलती है? बिजली मिलती है, और 2.3 लाख हेक्टर हमारे क्षेत्र को जो सिंचित करती है, 2.3 लाख हेक्टर हमारे क्षेत्र को सिंचित करती है। क्या करती है? सिंचित करती है। याद रह जाएगा तुम लोगों को, श्योर, पक्की बात। चलें आगे। उसके बाद में दोस्तों कभी कभी नाम आता है राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना किसकी बात आती है? कभी कभी राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना के बारे में हम लोग जो अब चर्चा करेंगे। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना, ठीक है, करें। अगर कोई गंगानगर हनुमानगढ़ गए हैं तो उन लोगों को अब भी जो है वो पता है। हाँ, वहाँ अगर थोड़ा बहुत दिमाग से अगर आप लोग देखें तो हनुमानगढ़ वालों को एकदम एग्जैक्टली पता है कि किस तरीके से आपकी जो एक तरफ से उनको लाभ जो है वो किसका मिलता है? भांकड़ा नहर का। एक तरफ से उन्हें लाभ जो है वो IGNP का भी मिलता है। आपके हनुमानगढ़ की जब आप लोकेशन देखेंगे तो हनुमानगढ़ के अंदर जो है वो दोस्तों जो है, मान लो कि ये आपका हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, तो हनुमानगढ़ के इस क्षेत्र को लाभ जो है वो आपके इधर वाली साइड से, तो ये हरियाणा की साइड से तो भांकड़ा नहर का लाभ मिल रहा है, ठीक है। और इधर से जो है वो गंगानगर के आसपास से जो है वो कौन सी जा रही है? IGNP। इधर से कौन सी जा रही है? IGNP। तो जो आपका ये जो IGNP से इधर की जो ब्रांचेज जा रही है ना, जो आपकी टोटल लिफ्ट कैनाल है, तो एक तो पानी का मूवमेंट इधर मिलेगा आपको, IGNP से इस साइड पानी का जो मूवमेंट मिलेगा, और सारी किसके माध्यम से? लिफ्ट कैनाल। लिफ्ट कैनाल का मतलब क्या होता है? पानी को एक बार पंप के माध्यम से उठाना, फिर बाद में जो है वो दोस्तों ऊपर स्टोरेज करना, फिर आगे बढ़ा देना, फिर वापस पानी को जो है वो स्टोरेज करना, फिर आगे बढ़ा देना। तो एक तो आप लोगों को ये मिलेगी, ठीक है। और उसी तरीके से एक आपके जो पानी का बहाव आपको इस साइड जाता हुआ मिलेगा, और इस साइड जो पानी का बहाव जा रहा है वो किसका है? भांकड़ा नहर का है। कौन सी का है? भांकड़ा नहर का है। अमर सिंह ब्रांच, बहुत सारी ब्रांच है वहाँ पे, अमर सिंह शाखा भी जाती है वहाँ पे। मैं तो वहाँ रूरल एरिया के अंदर रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा बहुत पता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि आपका जो ये एरिया जो है वो हनुमानगढ़, ये दोनों साइड से, एक साइड IGNP से और एक साइड दोस्तों भांकड़ा नहर, दोनों से लाभ लेता है, दोनों से जो है वो लाभ लेता है। अब आप लोगों को जो है वो एक चीज क्या याद रखनी है? अब आप लोगों को याद रखनी है कि राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना क्या है। तो भादरा के पास जो है वो एक जगह है फेपणा, ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। भांकड़ा नहर का जो अतिरिक्त पानी है, क्या दोस्तों, आपका भांकड़ा नहर का जो अतिरिक्त पानी है, उस अतिरिक्त पानी को जो है वो दोस्तों जो है वो
आर्थिक सहयोग, किसके माध्यम से? आर्थिक सहयोग जो है यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने सहयोग दिया था, उसके माध्यम से हमने 1989 के अंदर नौर वाला क्षेत्र है, उसके बाद में सिद्धमुख है, तारानगर है, सावा चूरू है, इस एरिया को लाभान्वित करने के लिए हम लोग क्या लेकर आए? राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो आपकी भांकड़ा नहर जा रही है, जो भांकड़ा नहर जा रही है, इस भांकड़ा नहर का जो अतिरिक्त जल है, उस अतिरिक्त जल को हम लोग क्या करते हैं? उस अतिरिक्त जल को जो है, उस अतिरिक्त जल से जो है वो हम लोग हाँ इधर चूरू की तरफ चलते हैं। और चूरू की तरफ कहाँ चलते हैं? सिद्धमुख, जो आपका राजगढ़ का एरिया है, जो आपके जो तारानगर, सावा, तो हनुमानगढ़ तो है ही, हनुमानगढ़ के साथ साथ जो है वो दोस्तों जो है वो आपका ये चूरू का एरिया भी आ गया। और इसी से ही हमारे यहाँ आगे पानी आया था। अगर आप सुजानगढ़ चूरू साइड देखें तो आपनी योजना चली थी, सुजानगढ़ चूरू साइड देखें तो क्या आपनी योजना चली थी, और आपनी योजना के माध्यम से जो है वो दोस्तों जो है वो हमारे सुजानगढ़ तक आगे, इसी से यहाँ तक तो ये सिंचाई दे रही है, यहाँ तक तो दोस्तों ये क्या दे रही है? सिंचाई दे रही है। इसी से ही आगे आपनी योजना के तहत हमारे यहाँ पानी आया था पीने का, हमारे यहाँ पानी आया था पीने का। तो अब हम जो है वो दोस्तों कंप्लीट बात करते हैं भांकड़ा नहर की, उसके बाद में आगे चलते हैं और जो है वो याद करने की कोशिश करते हैं। तो अब एकदम क्लियर है, ये आपकी सतलज रिवर है। सतलज रिवर से दोस्तों आपकी जो कौन सी, हाँ एक आपका जो है वो भांकड़ा डैम, और एक दोस्तों जो है वो नांगल डैम। नांगल डैम आपके रोपड़ पंजाब में है, और याद रखिए ये प्रोजेक्ट हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का है। और आपको क्या याद रखना है कि यहाँ से जो भांकड़ा नहर आती है, इस भांकड़ा नहर से दोस्तों जो है वो हनुमानगढ़ और चूरू दोनों लाभान्वित हैं। और इसके अंदर हमें 233 मेगावाट तो विद्युत उत्पादन, और हाँ उसके साथ साथ 2.3 लाख हेक्टेयर जो है वो सिंचित क्षेत्र निकलता है। अब इसी के अतिरिक्त पानी के लिए हम लोग क्या ला रहे हैं? सिद्धमुख नहर परियोजना, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना, जिससे आपका हनुमानगढ़ का नौर क्षेत्र और चूरू का सिद्धमुख क्षेत्र लाभान्वित होता है। चूरू का सिद्धमुख क्षेत्र लाभान्वित होता है। तो मेरे हिसाब से व्यास और जो है एक व्यास परियोजना जो भी आपकी किसकी है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हमें मिलता है 428 मेगावाट बिजली, 8.6 MAF दोस्तों हमें पानी मिलता है इराडी समझौते के अनुसार। इराडी समझौते के अनुसार ये दो चीज किस किस को क्लियर है? फिर आगे चलते हैं। अभी तो IGNP आएगा तब आएगा तुम्हें आनंद, अभी तो IGNP आएगी तब आएगा तुम लोगों को आनंद। ऑल सेट एकदम। रटने से ज्यादा सिंचाई परियोजनाओं में, रटने से ज्यादा सिंचाई परियोजनाओं में एटलीस्ट आप लोग समझने की कोशिश करें। ठीक है, लिखने का प्रयास करना ही नहीं है, क्योंकि रटने के लिए लघु सिंचाई परियोजनाएं बहुत है। रटने के लिए लघु सिंचाई परियोजनाएं बहुत हैं, तो उसमें खूब रटेंगे, उसमें जो अपन खूब रटेंगे, तुम्हारे एकदम मन की निकाल देंगे सर ये रटना है रटना है। फेपाना सबसे बड़ा गांव है राजस्थान का। हाँ तभी तुम लोगों ने उप तहसील बना दी फेपाना को है। आपको गांव फेपाना है? फेपाना में बेनीवाल घना ही है। चलो बढ़िया। ना अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं शुभम। इसकी बुक कब आएगी? इसकी भी आ जाएगी 15-16 तक, लगे हुए हम। मैंने इतने दिन आलस कर लिया, कल तुम लोग मुझे चश्मे में देखोगे।
बीच में 5-4 दिन सही हो गई थी आंखें, तो मेरे को लगा अब तो एकदम सही है अपन, अपने को क्या ही मतलब समस्या। हाँ, मैं तो खुद जाके, जब मेरी पोस्टिंग खुइयाँ थी ना नौर क्षेत्र के अंदर है, तो मैंने तो खुद जाके विजिट किया, और विजिट भी किया, इंस्पेक्शन भी किया। तो विजिट किया तो मेरे को मतलब पहली बार प्रॉपर्ली समझ में आया कि लिफ्ट कैनाल क्या होती है। जब आपकी आईजीएनपी जाती है तो आईजीएनपी के अंदर से एक कुंभाराम लिफ्ट कैनाल निकलती है। क्या निकलती है? कुंभाराम लिफ्ट कैनाल निकलती है। तो ये कुंभाराम लिफ्ट कैनाल जो है ना दोस्तों, आपके यहाँ पे जो है वो कहाँ तक है? हनुमानगढ़ चूरू तक आती है। तो आपके जो हनुमानगढ़ के अंदर है, हाँ, मेरी जो तहसील थी, जो खुइयाँ तहसील थी, तो खुइयाँ तहसील के अंदर जो है ना, वहाँ पे पूरा लिफ्ट कैनाल के तहत एकदम ऐसे पूरा लिफ्ट स्टेशन बना हुआ था। तो मैंने जाके देखा, फोटो भी डाली हुई है, आप देखना कभी इंस्टाग्राम पे। तब जाके मैंने देखा भाई साहब ये लिफ्ट वाला सिस्टम क्या है। नहर आ रही है एकदम नीचे नीचे, फिर आप पानी को इकट्ठा करके भाई साहब अंदर बहुत बड़ी बड़ी मोटरें लगी हुई हैं भयंकर तरीके से, और वो पानी इकट्ठा करके फिर बाद में जो है वो आगे। हाँ, तब मेरे को पहली बार समझा वहाँ पे बहुत फोर्स होता है पानी का। हाँ, तो मैंने भी पहली बार वहीं देखा इतना पानी। चले आगे। गुरुजी घर के पीछे डीजे चल रहे हैं, पढ़न कौन दे भाई रे, पढ़ लो नहीं है डीजे कौन बजावला। ठीक है। और अगर तुम लोग शेखावाटी मारवाड़ से हो और तुम्हें लगता है बिना पढ़ाई के डीजे बज सकता है, तो बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो ये शादियों का सीज़न तुम लोगों को, खास करके लड़कों को, ये शादियों का सीज़न खास करके जीवने का नहीं है, आपके आगे के भविष्य प्लानिंग के लिए, आपको सतर्क करने के लिए है कि आजकल डीजे बाजना अत्ता सोरा को नहीं है। ठीक है ना। तो ये बाया तो पढ़ा चुको, ठीक काम तो पढ़ना चाहिए, महिला सशक्तिकरण जरूरी है, लेकिन मेरा तो फिर भी थारा निवेदन है, पुरुष सशक्तिकरण की तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हाँ, ओके। तो तुम जिम के हो जितना तो जिम हो बोले। चलो आ जाओ अभी, आप ध्यान दो आगे, अगले पे चले हम। सर ये समस्या जयपुर में भी, अब तो हर जगह ही है समस्या, तो डीजे मोटिवेट करने चाहिए तुम्हें तो। सर आपने स्टडी कैसे की? अब कहीं बताऊँ, मैं तो कितना साल हो गया पढ़ता पढ़ता पढ़ता। पहले तो देखो मैं पढ़े को नहीं हूँ, फिर बाद में मैं पढ़ने लग गया, भेजा पढ़ो। तो मतलब मैं 2014 तक तो इतना पढ़ा नहीं था इंजीनियरिंग के टाइम। तो फिर बाद में मैंने पढ़ने में आवा लगी मज्जो, है ना। पहले आदमी को जो जीवन में अपने ऑलमोस्ट जितने भी शौक हों वो पूरे कर लेने चाहिए। तो मैं तो बाद में पढ़ने लगा, लेकिन मेरे को आज भी पता है, मैं 2015 से मैंने एग्जैक्ट अगस्त के आसपास से तैयारी स्टार्ट की थी। लेकिन मैं जिस दिन से पढ़ने लगा ना, उस दिन के बाद में टिल सिलेक्शन तक, और मुझे तो लगता है आज तक कोई ऐसा दिन नहीं गया होगा जिस दिन मैं पढ़ा नहीं। और मेरे को झुंझलाहट नहीं आई कभी भी कि क्या की पढ़ाई है, कद नौकरी लाग सी, क्या हो सी। घणे ही मतलब माड़े दिन आए, बीच में सिलेक्शन नहीं हुआ, इंटरव्यू तक पहुँचे, वापस आए भाई साहब। ठीक है। फिर बाद में ग्राम सेवक भी ज्वाइन किया, ग्राम सेवक में सिलेक्शन हुआ था, तो लोग ग्राम सेवक जी बोलते थे, तो मेरे को लगता था सेवा पूरी मैं ही करूँगा। मतलब बहुत ही अजीब लगता था, आरएस की इंटरव्यू दिया हुआ आदमी फिर ग्राम सेवक की नौकरी करे, तो फिर करनी पड़े नौकरी अपने आप में बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन कभी भी, और ना उस समय कोई गाइडेंस था, न कोई ढंग की किताबा ही, खुद ही नोट्स बनाना पड़ता, खुद ही जो है वो माथो मारना पड़तो। सागे भी टाइम इतो भयंकर सिलेबस चेंज हो। आज तो था ना बिहेवियर में पढ़ा दूँ, योगा में पढ़ा दूँ, सोशोलॉजी में पढ़ा रहे हूँ। बी टाइम न तो कोई मास्टर बिहेवियर योगा सोशोलॉजी कराने वाला, अकाउंटिंग ऑडिटिंग वाला रेस में, न कोई बी टाइम नोट्स आ, है ना, और न ही कोई ऑनलाइन एजुकेशन को तो बढ़िया मामलो। हाँ, तो 2016 की पहली भर्ती दी थी, उसमें 534 रैंक आई थी। फिर बाद में वापस बेरोजगारी के दिन देखें, ग्राम सेवक ज्वाइन किया, उसके बाद में वापस लगा मैं तो तैयारी के अंदर, फिर अगली भर्ती के अंदर जो है 129 रैंक आई। तो खूब पढ़ा मैं तो। और मेरे को तो ये तक था कि मतलब अगर मैं मतलब इतना जो है वो, मेरे को मेरे ऊपर बहुत डाउट था। क्या डाउट था? कि अगर मैंने 1 महीने भी पढ़ाई छोड़ दी ना, तो मेरे से वापस नहीं पढ़ा जाएगा। तो मैं इस डर से कभी पढ़ाई नहीं छोड़ पाया, क्योंकि पहले मैंने कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई की नहीं थी।
हाँ, इंजीनियरिंग के टाइम में मेरी कोई इतनी अच्छी कंटिन्यूटी थी नहीं। मैं 2015 से पढ़ने लगा तो मेरा बहुत अच्छा मतलब पढ़ाई का रिदम बन गया था। 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे मतलब बढ़िया खींच के पढ़ा करते थे। ठीक है, खूब पढ़े खूब पढ़े खूब पढ़े, लेकिन कभी झुंझलाहट नहीं है। लेकिन मैंने किताब नहीं छोड़ी टिल सिलेक्शन तक। मेरे को डर लगता था कि अगर जो है वो नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, पढ़ने में अगर एक बार मजा आ गया, 1-1.5 साल अच्छा लगा दिया तो फिर केवल रिवीजन ही करना होता है, केवल रिवीजन ही करना होता है। आप कंटेंट की बात कर रहे हो ना, वो जमाना ऐसा था जिसमें हमारे एक टॉपिक था प्रबोधन, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर एनलाइटमेंट। उसके लिए 10 दिन मेहनत करके दिल्ली से कोई 4 पन्ने मंगवाने पड़े थे। तो आज तो मतलब बहुत सुविधा है तुम्हारे पास है, उस दिन है। अब वर्ल्ड हिस्ट्री में वो टॉपिक नहीं है, पुनर्जागरण तो अब भी है, फ्रांस की क्रांति है, प्रबोधन नाम का टॉपिक हुआ करता था। बाद में तो एनसी बिश्नोई में वो भी जुड़ गया था, एनसी बिश्नोई बुक में पहले वो नहीं थी। ठीक है, तो वो एक टॉपिक के लिए कोई मुखर्जी नगर फोन करना पड़ा, कोई 10 दिन बाद में जो है वो पीडीएफ आता ही वो पन्ने प्रिंट कटवाए तब जाके पढ़े। तो कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। शुरू में कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं, हाँ, तो फिर बाद में जो है वो एक बार वर्कलोड लगता है, लेकिन धीरे 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 रिदम के साथ आदत पड़ जाएगी। धीरे 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 रिदम के साथ आदत पड़ जाएगी। पढ़ाई आपको सब कुछ देगी, बेइंतहा देगी, तुम्हें उम्मीद से ज्यादा देगी पढ़ाई। बस पढ़ाई करके तो देखो। पढ़ाई से तकड़ी संतुष्टि मेरे को ना कभी किसी चीज में नहीं मिली। मजाक करने की बात नहीं है। मैं इंजीनियरिंग में 4 साल जो है वो घणो ही घूम्यो। शाम को मनिया लाग तो क्या दुख पावा, क्यों दो को देना है खुद ने। लेकिन फिर जे थोड़ी सी शाम और ज्यादा शाम होती, जहाँ आई चीज पर सोचने टाइम कौन मिलता कि ठीक है ना, जीवन चल रहा है, अच्छा है, इंजीनियरिंग चल रही है। सुबह उठते तो कभी कभी लगता था कि समय जाया कर रहे हैं, लेकिन शाम शाम होते लगता है कि हर समय इंपॉर्टेंट है, इस जीवन का आनंद लिया जाए। तो ठीक है, चल रहा था, कभी मतलब जो है वैसे फील नहीं हुआ। लेकिन जब से पढ़ने लगे तब से मजा आने लग गया जीवन के अंदर। यार मतलब आज पढ़ा है, आज सेटिस्फेक्शन है, इतना पढ़ा आज। मैं तो आपको पीछे ही कुछ दिन पहले कहा था, मगर नहीं पढ़ा हूं तो तीसरे दिन टेंशन में आ जाता हूँ कि अरे यार पढ़ाया नहीं पढ़ाया नहीं पढ़ाया नहीं। तो आदत बना लो, रूटीन में बना लो। रो रो के मत पढ़ो, आनंद लेके पढ़ो, डिप्रेशन लेके मत पढ़ो। नहीं होगा तो क्या होगा, आज का ही हो फिर बाद में, है ना। कोई आदमी कलेक्टर लगे तो तैयारी करेगा नहीं, सब बेरोजगारी तैयारी करे। जहाँ होने आज के है अपने गन और खोने के है कोई बहुत बड़ो तारकन एम्पायर है, बहुत बड़ो कोई उद्योग घरानो है तारकन जो थे 5-4 साल ध्यान को दे जहाँ थारा शेयर डूब जी। ऐसा तो है नहीं कि 5-7 साल तुम ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारे शेयर मार्केट में बड़ा घाटा हो जाएगा, उद्योग धंधा चौपट हो जाएगा। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। जो है वो अपने सामने ही है, कितना है अपने पास। तो खोने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। बार बार बर्डन मत लो कि नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो कुछ अच्छा ही होगा जीवन में। लेकिन पढ़ो एटलीस्ट, पढ़ते टाइम ये टेंशन मत लो, ठीक है। और मेरी जॉब अगर एग्जैक्टली अगर आप देखें तो मेरे साथ वाले सब 2014 में नौकरी लग गए थे इंजीनियरिंग से निकलते ही। हाँ, मैं कहाँ जाके 2019-20 के अंदर जो है ग्राम सेवक और फिर बाद में आपके जो है वो RS। तो ग्राम सेवक अगर नहीं भी माने तो मतलब उनसे तो 7 साल बाद में लगा था। तो तब तक तो मैं मतलब टेंशन में आ जाऊँ। लेकिन ना, जीवन में कुछ अच्छा लिखा हुआ है ना। तो अपने ईश्वर पे, माता पिता पे भरोसा रखें। आपके लिए जीवन ने कुछ अच्छा निर्धारित किया है, आपके लिए जीवन में कुछ अच्छा निर्धारित किया है। अगर मैं मेरे जीवन के कुछ पिछले पन्नों में जाके देखूं तो हमारा रूम केवल और केवल लोगों के सिलेक्शन की पार्टी के लिए हुआ करता था। हमारा रूम केवल और केवल जो है वो जयपुर वाला, तो इसमें मतलब जब बीकानेर से जयपुर आए थे तो उस 1.5 साल में हमारा रूम जो है, उस रूम में केवल और केवल हम आयोजक थे। जिसका सिलेक्शन होता था वो हमारे रूम पे आता था और सबको पार्टी देता था। हम केवल आयोजक थे, मतलब हमारे सामने हमने सिलेक्शन होते देखे हैं। और इतने सिलेक्शन और हम केवल और केवल आयोजक की भूमिका में बैठे रहते थे। आओ भाई साहब तेरा सिलेक्शन होगा, बधाई हो बधाई हो। किस में लगाएगा, SSC में, बधाई हो, बहुत बढ़िया, तू एक नहीं 2 पार्टी दे, ठीक है। तो यही चलता रहा, यही चलता रहा। तो फिर बाद में तो हाँ, पर एक चीज़ होती है, क्लिक करती है। और वो पता नहीं कहाँ से नियति ने कहा कि RS की तैयारी कर लो, और करने लगे तो फिर बहुत मेहनत की। लेकिन मेहनत में कोई झुंझलाहट नहीं है, करते गए होता गया। एक बार फेल भी हुए, वापस पढ़ लिए। आज पढ़ा हो, मुझे तो लगता है RS से ज़्यादा पढ़ाने में काम आ रहा है। तो कोई दुख नहीं होता था। दूसरे की खुशी में खुश हो और खुद की खुशी में भी खुश रहो। लेकिन आज अगर कोई दोहरे दिन है,
खराब स्थिति है तो उसका रोना मत रहो, आगे आने वाला भविष्य का निर्माण आप ही करेंगे। मैंने मेरे जीवन में नहीं सोचा था कि तुम्हें पढ़ाऊंगा। ठीक है, हाँ, मतलब ऐसे मैं टैलेंटेड बचपन से था, ऐसी बात नहीं है। मैंने जो है 12th बी में भी टॉप किया है, ए में सारे टॉपर थे, बी में भी मैं टॉपर था। ठीक है, क्यों ए में तो सारे ही 90% वाले टॉपर थे, तो बी में मैंने 72% के साथ जो है वो टॉप किया था। बी के अंदर ही टॉप कर सकते हैं, ए में तो कैसे टॉप करते हैं। पर मेहनत करो ना, RS ऐसे ही लोग बनते हैं। 70%, 75%, 80% ऐसे ही लोग बनते हैं। बहुत होशियार जल्दी नौकरी लग जाता है, जल्दी नौकरी लगता है, छोटी नौकरी लगता है, जल्दी नौकरी लगता है तो छोटी नौकरी लगता है। तो फिर बाद में अपने को कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है तो टाइम ले, लेकिन बस एक चीज कर लो कि नौकरी लगना है, मेहनत करेंगे बस, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मेहनत करो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, आगे चलो। अब मैं तुम्हें जो है वो चंबल परियोजना पढ़ाता हूँ। अब मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊँ? चंबल परियोजना पढ़ाता हूँ। चंबल परियोजना के बारे में जो है वो थोड़ी सी बात करते हैं। किसके बारे में बात करें दोस्तों? आपके यहाँ पे चंबल परियोजना के बारे में बात करते हैं। आ जाओ, चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी तो खूब पढ़ी है तुम लोगों ने, चंबल अभ्यारण्य भी पढ़ लिया। मैं केवल सिंचाई परियोजना पढ़ाऊंगा। मैं केवल क्या पढ़ाऊंगा तुम्हें? सिंचाई परियोजना पढ़ाऊंगा। चंबल नदी घाटी परियोजना के अंदर बात करते हैं। ठीक है, चंबल नदी घाटी परियोजना में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है वो किस किस की भागीदारी है? राजस्थान रेशियो मध्य प्रदेश 50:50 का रेशियो है। 50:50 का रेशियो है। मतलब हमारे यहाँ टोटल जो है उत्पादन जो है वो कितना होता है? 386 मेगावाट का टोटल उत्पादन होता है। उसमें से 2 का भाग दे लो, दोनों के पांति कितनी आती है? 193 मेगावाट। दोनों की कितनी पांति आती है? 193 मेगावाट। 193 मेगावाट जो है हमें यहाँ से विद्युत उत्पादन मिलता है। हमें यहाँ से जो है वो दोस्तों विद्युत उत्पादन मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं कि चंबल नदी घाटी परियोजना में कौन कौन से डैम हैं और उनके माध्यम से हमें कहाँ कहाँ से ऊर्जा मिलती है, कौन सा डैम बड़ा है, कौन सा ज़्यादा बड़ा है, सारी चर्चा हम लोग। सर आप कमेंट नहीं देखते मेरे, तो तीर्थ सिंह जी सब के देखते हैं कमेंट, है ना। इन 2 आंखों से बस अब इतना ही दिखता है, काम के होते हैं वो दिख जाते हैं, कई बार ज़्यादा स्पीड में नहीं दिखते तो नहीं दिखते। ठीक है, तो आप दोबारा कह दो साहब, ऐसे जो है वो, हाँ कमेंट ऑफ करना भूल गया मैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, आज मैंने भागदौड़ भरी जिंदगी में ऑफिस से आने के बाद में 6 बजे से 9 बजे तक एग्जैक्ट रेस्ट किया है। तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें और अच्छे से पढ़ूँ। आज यूट्यूब की क्लास और तुम्हारी एक क्लास सुबह शिफ्ट कर दी, तो आज कई दिनों बाद में से 3 घंटे रेस्ट किया, तब जाके हम अब शाम वाली क्लास में पढ़ाएंगे। तो बात करें चंबल नदी घाटी परियोजना के बारे में, तो चंबल नदी के ऊपर है, अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला डैम जो आता है वो गांधी सागर डैम आता है। चंबल नदी पे पहला डैम कौन सा आता है? गांधी सागर डैम आता है। और गांधी सागर बांध जो है वो दोस्तों आप लोग याद रखें, गांधी सागर बांध को आप लोग जो है वो जरूर याद रखें। ये बांध जो है वो दोस्तों आपके यहाँ मध्य प्रदेश में है। इसका निर्माण प्रथम चरण में हुआ था। इसका निर्माण क्या हुआ था? याद रखना, प्रथम चरण में हुआ था, मध्य प्रदेश में है। और दोस्तों चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध है। चंबल नदी पर क्या है दोस्तों? आपका सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है। इस बांध के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो आपके यहाँ छोटी छोटी दोस्तों 23x5 की, मतलब 115 मेगावाट की उत्पादन, और कितनी इकाइयां हैं? 5 इकाइयां हैं। 23 मेगावाट की 5 इकाई बनेडी है ये बांध पर। ये पहला आपका गांधी सागर डैम है। पहला कौन सा डैम है? गांधी सागर डैम। कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर, बॉर्डर के पास ही है गांधी सागर डैम। ठीक है, और कहाँ है? मध्य प्रदेश में गांधी सागर डैम है, जिसमें 23 मेगावाट की 5 यूनिट है। 115 मेगावाट जो है वो दोस्तों उत्पादन होता है। सबसे बड़ा बांध है किसका? चंबल नदी घाटी परियोजना का, जो कि आपके यहाँ नहीं है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं और आपके यहाँ आता है राणा प्रताप सागर डैम। अगला डैम कौन सा आता है दोस्तों आपके यहाँ पे? राणा प्रताप सागर डैम। कौन सा डैम आता है? राणा प्रताप सागर डैम। कौन सा डैम? राणा प्रताप सागर डैम। राणा प्रताप सागर डैम जो है वो दोस्तों बांध जो है ये आपके जो है वो कहाँ पे? चित्तौड़ में। ये दोस्तों आप लोग याद रखें, चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है वो ये है।
अब ये जो आपका है ये राजस्थान में सबसे बड़ा बांध है। ये क्या है? राजस्थान में सबसे बड़ा बांध है, राजस्थान में सबसे बड़ा डैम है। और अगर इसमें देखोगे तो आपके यहाँ 43 × 4 मतलब 172 मेगावाट विद्युत उत्पादन सर्वाधिक यही होता है। मैक्सिमम विद्युत उत्पादन, मैक्सिमम विद्युत उत्पादन यही होता है। कहाँ सर, ठीक, याद रख लें। फिर इससे आगे चलते हैं तो आता है दोस्तों आपके कोटा डैम के बारे में बात करेंगे, पर जवाहर सागर के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले इसको समझो आप कि आपके यहाँ पे 1 नंबर गांधी सागर डैम याद रह जाएगा, जो 23 × 5 मेगावाट की 115 मेगावाट का उत्पादन करता है। लेकिन जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा डैम है, मध्य प्रदेश के अंदर है। राणा प्रताप सागर डैम चित्तौड़ के अंदर है। और जल भराव की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़ा डैम है ये। और दोस्तों याद रखिए, चित्तौड़ में 43 × 5 की 172 मेगावाट की दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो टोटल जो है वो दोस्तों इसकी स्ट्रेंथ है। फिर अपन आगे चलते हैं और आगे ध्यान देते हैं तो आप लोगों को जो है वो ये कौन से चरण में बना? सेकंड चरण के अंदर दोस्तों जो है वो आपका ये बनाया गया। अब आपके जो थर्ड चरण में जब हम लोग बात करते हैं तो अगला डैम जो आपका आता है वो है जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध है? जवाहर सागर बांध। क्या है दोस्तों आपका? जवाहर सागर बांध। और जवाहर सागर बांध जो है वो दोस्तों आपके कोटा में है। और ये 33 × 3 99 मेगावाट का है। क्या है भाई? 99 मेगावाट है। और उसके बाद में दोस्तों ये कौन से चरण में बना? ये तीसरे चरण में बना। ये आपके कौन से चरण में बना? थर्ड चरण के अंदर जो 3 फेज में चली थी। और लास्ट में है एक कोटा बैराज। लास्ट में कोटा बैराज, ये केवल सिंचाई के लिए है। कोटा बैराज क्या है? केवल सिंचाई के लिए है। कोटा बैराज क्या है? केवल सिंचाई के लिए है, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। पर इतना पहले आप समझे, इतना पहले आप चंबल नदी घाटी परियोजना के बारे में इतना समझे। राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच है, 50:50 का रेशियो है। 386 मेगावाट टोटल प्रोडक्शन है, 193 अपने हिस्से में है। गांधी सागर डैम एमपी में पड़ता है। इस पूरी परियोजना का सबसे बड़ा डैम है, जिसके अंदर 23 मेगावाट के 5 प्रोजेक्ट लग रखे हैं। फिर चित्तौड़ में राणा प्रताप सागर डैम है। और दोस्तों जो है ये राजस्थान में सबसे बड़ा डैम है, जिसमें 43 की 4 लग रखी हैं दोस्तों, 172 मेगावाट। जवाहर सागर डैम कोटा के अंदर डैम है, जिसमें 33 × 3 99 मेगावाट का लग रहा है। फिर कोटा बैराज ओनली सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन नहीं होता है। अब फिर वापस समझते हैं, अब जो है वो वापस इसको समझते हैं। अब थोड़े बड़े पक्ष के अंदर वापस देखते हैं, चंबल नदी घाटी परियोजना के बारे में जो है वो अपन लोग वापस देखते हैं। चंबल नदी घाटी परियोजना के लिए वापस देखें तो फिर क्या याद रखना है भाई आप लोगों को? आप लोगों को याद रखना है फर्स्ट फेज के अंदर जो है वो एक तो आपका जो है वो क्या बना? गांधी सागर डैम बना। कौन सा डैम बना दोस्तों आपके यहाँ पे? गांधी सागर डैम बना। और गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है गुरुजी। 23 × 5 मेगावाट 115 मेगावाट का टोटल उत्पादन करता है। इस पूरी परियोजना का सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है। और एक फर्स्ट परियोजना में क्या बना? कोटा बैराज। एक फर्स्ट परियोजना से क्या बना दोस्तों? कोटा बैराज, जो कि कोटा के अंदर है। कोटा बैराज है जो कि दोस्तों आपके कोटा के अंदर है। और जो केवल किस चीज के काम आता है? सिंचाई के लिए काम आता है। केवल किसके लिए काम आता है? सिंचाई के लिए काम आता है। कहाँ गुरुजी याद रह जाएगा। फिर बात करते हैं आगे आपके सेकंड फेज के अंदर। किसके अंदर? सेकंड फेज के अंदर आपके यहाँ पे क्या बनता है? राणा प्रताप सागर डैम बनता है। राणा प्रताप सागर जो डैम है आपका, ये चित्तौड़ के अंदर है। और ये जब चित्तौड़ के अंदर है तो याद रखें 43 × 4 मेगावाट, 43 मेगावाट × 4 के बात करें तो 172 मेगावाट का टोटल उत्पादन करता है। मैक्सिमम प्रोडक्शन है बिजली का, मैक्सिमम प्रोडक्शन है बिजली का, आपको याद रखना पड़ेगा, मैक्सिमम प्रोडक्शन है। और फिर थर्ड फेज के अंदर क्या बनता है? जवाहर सागर डैम बनता है। क्या बनता है? जवाहर सागर डैम बनता है। और जवाहर सागर डैम जो है वो दोस्तों याद रखें आपके यहाँ 33 × 3 99 मेगावाट का डैम है। यह आपके कोटा में है, यह आपके कोटा में है। तो गुरुजी आप तो बात समझ में आएगी।
कोटा बैराज समझा दो थोड़ा सा, ये तो आगे समझ में बात। कोटा बैराज, हाँ कोटा बैराज के बारे में थोड़ा सा पढ़ें कोटा बैराज के बारे में। तो आ जाओ फिर पढ़ते हैं कोटा बैराज के बारे में। तो आपने जब चंबल नदी घाटी परियोजना पढ़ी तो आपको ये पता चला कि चंबल नदी घाटी परियोजना में आपने 3 डैम पढ़े। 3 डैम कौन सा आपका, एक आपका एक आपका गांधी सागर, ये आपके जो है एमपी में। फिर दोस्तों आपका राणा प्रताप सागर, ये आपका दोस्तों जो है वो कहाँ पे, राणा प्रताप सागर, ये आपका जो है वो चित्तौड़ के अंदर। और फिर आपका जो है वो जवाहर डैम, फिर आपका जो है वो जवाहर सागर, ये आपके कोटा में। ठीक बात है, इनमें कोई समस्या नहीं है। गुरुजी मान तो पड़ा हुआ थे सो इम्पोर्टेंट कि कोटा बैराज क्या है, कोटा बैराज क्या है। कोटा बैराज जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो सिंचाई के लिए है। कोटा बैराज क्या है आपके यहाँ पे, सिंचाई के लिए है। कोटा बैराज क्या है, सिंचाई के लिए है। कोटा बैराज से अगर हम लोग लेफ्ट साइड की तरफ देखें, कोटा बैराज से जो लेफ्ट साइड के अंदर जो, हाँ कोटा बैराज से लेफ्ट साइड में, कौन से लेफ्ट, दाई बाई के चक्कर में मतलब लेफ्ट राइट समझो, लेफ्ट साइड के अंदर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर है क्या, लेफ्ट साइड के अंदर जो आपकी जो है वो नहर निकलती है, जो नहर निकलती है लेफ्ट साइड की जो नहर निकलती है वो आगे जाके मेज नदी में मिल जाती है। बात खत्म, सिंचाई हो गई कोटा में और मेज नदी में जाके मिल गई। लेकिन जो राइट मेन कैनाल निकलती है, जो आपकी राइट मेन कैनाल निकलती है आरएमसी, जो आपकी राइट मेन कैनाल निकलती है, तो दोस्तों इसके बारे में आप लोग याद रखें, जो आपकी जो है वो दाई मुख्य नहर निकलती है, दाई मुख्य नहर निकलती है। दाई मुख्य नहर जो है वो दोस्तों आपके यहां पर कहां तक जाएगी, आगे तक जाती जाती वापस मध्य प्रदेश में पहुंच जाएगी। कहां जाएगी, मध्य प्रदेश में पहुंच जाएगी। तो ये जो दाई मुख्य नहर है इसके ऊपर टोटल जो है वो 14 लिफ्ट कैनाल है। क्या है भाई, 14 लिफ्ट कैनाल है। और लिफ्ट कैनाल अभी मैंने समझाया, जो आपके ढाल के विपरीत साइड जो है वो दोस्तों पानी ले जाने के लिए लिफ्ट कैनाल रखनी पड़ती है। लिफ्ट कैनाल की प्रोसेस जनरली क्या होती है, इतना पानी चला, चलने के बाद पानी इकट्ठा किया, पंप से ऊपर छोड़ा, फिर वापस ढाल के विरुद्ध पानी चढ़ा, फिर वापस किया, फिर वापस ढाल के विरुद्ध, ऐसे जो है लिफ्ट कैनाल चलती है। तो ये जो है वो आपके जो दाई मुख्य नहर जो है वो दोस्तों कोटा के अंदर तो इसके तहत 2 लिफ्ट कैनाल हैं। और वो आपकी कौन सी है, एक तो दिगोद और एक दोस्तों जालीपुरा। एक तो गुरुजी दिगोद, एक जालीपुरा। कोटा की जो है वो 2 है, 14 टोटल है, उसमें से 8 अपने यहाँ है। और जब आप लोग बात करें 12, किसके बारे में बात करें, 12 की दोस्तों 6 है। और 12 की 6 कौन कौन सी है याद रखना आपके यहाँ पे, अंता फर्स्ट और अंता सेकंड। और उसके बाद में दोस्तों आपके यहाँ पंचेल और गणेशगंज, लिखो एक बार, पंचेल और गणेशगंज। और सोरसन और कछारी, सोरसन और कछारी, सोरसन और कछारी, सोरसन और कछारी। ये पूरा मामला है आपके चंबल नदी घाटी परियोजना का। और बताऊं एक बार, ये आ गया समझ में, ये पूरा मामला आपके चंबल नदी घाटी परियोजना का। वापस समझाऊंगा एक बार और, बना दें एक बार और, क्या है, चलो आ जाओ एक बार वापस बनाते हैं, एक लास्ट बार और बनाते हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। 50:50 का रेशियो है, 386 में भाग दे लो 2 का 193 मेगावाट हमें मिलता है। चंबल नदी घाटी परियोजना के अंदर सबसे पहला डैम गांधी सागर डैम है, जिसपे 23 × 5 115 मेगावाट का उत्पादन होता है, जो कि एमपी में है, जो कि फर्स्ट फेज में बना था। फर्स्ट फेज में कोटा बैराज भी बनती है, फर्स्ट फेज में क्या बनती है, कोटा बैराज भी बनती है। और कोटा बैराज के जो दोस्तों लेफ्ट में जो नहर जाती है, जो आगे जाके मेज नदी में मिल जाती है, लेकिन जो राइट के अंदर जो जाती है वो दोस्तों कोटा के अंदर दिगोद और जालीपुरा, दिगोद और जालीपुरा। और 12 के अंदर अगर आप लोग देखें तो 12 के अंदर दोस्तों अंता फर्स्ट, अंता सेकंड, सोरसन,
फिर कछारी, कछारी के बाद दोस्तों जो है पंचेल, पंचेल के बाद गणेशगंज, पंचेल के बाद गणेशगंज, और आगे जाके एमपी तक चली जाती है, आगे जाके एमपी तक। मतलब 14 में से 8 लिफ्ट कैनाल राजस्थान के अंदर है। उसके बाद में दोस्तों आपके यहाँ पे राणा प्रताप सागर डैम बनता है। राणा प्रताप सागर डैम दोस्तों आपके चित्तौड़ के अंदर है, जिसमें 43 × 4 172 मेगावाट का उत्पादन होता है, जो कि मैक्सिमम प्लांट है। फिर दोस्तों आपका जवाहर सागर डैम बनता है, और जवाहर सागर डैम दोस्तों आपके यहाँ 33 × 3 99 मेगावाट है, जो कि आपके कोटा में है। ये भाई अब यूं ज्यादा मैं कौन समझा उसको, देखो सच्ची बात है। अब के दिमाग में सेट है। चंबल नदी घाटी परियोजना अंतर है बलराम जी, बस बन रहा है 2-4 दिन में। मामलो सेट। किस किस को मजा आया? सराज समझ आया, क्लियर हो गया। सौ % के लिए बीटेक कौन सी स्ट्रीम से? कंप्यूटर साइंस। हाँ सेट है मामला। ओवरऑल अच्छा समझ में आया। एक और पढ़ लेंगे। स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखो। एक जनों का कमरा को एक ज़्यादा रखो ना, इन आप कोई की बात सुनाएंगे ना, आप अपने अनुसार करो। सर पहले मुझे इतना गंदा लगता था ये टॉपिक, अब मज़ा आ गया। कौन है? महिमा जी न्यूमेरिक डाटा याद हो जाएंगे। न्यूमेरिक डाटा में कोई समस्या ही नहीं है। न्यूमेरिक डाटा के अंदर कोई समस्या ही नहीं है। 23/5 43/4 33/3 न्यूमेरिक डाटा में क्या दिक्कत है? 23 43 33 5 4 3। अब गुणा करना कटू सिखाऊं तो मैदान चलें आगे। बताओ बताओ हिना जी क्या बात है? आज के लिए इतना बहुत है। आए जिन पिकल हाँ बलराम जी जरूर एक बार तैयार हो जाए। स्टूडेंट मेरा रिप्लाई करो। अब पर्सन पूछ लिया, जाओ 5 मिनट पर्सन, मतलब 5 मिनट आता ही शाखा पर्सन को जाओ जानिए जाओ। और सागाड़ा थोड़ा बहुत बताओ किताब का, नहीं तो कम कम कोर्स के बारे में बताओ देवताओं हैं। अब तो फर्स्ट ग्रेड को कोर्स चल रहे, पटवार वीडियो को चल रहे, आरएस को चल रहे, यूआरओ को चल रहे। अब कौन बताओ ना कद बताओ। सुबह टाइम से उठ जाए 7:30 बजे, पार्ट भी धारा 6 से 16 तो पढ़ेंगे कम से कम। रिवीजन के लिए टाइम छोड़ दिया। मैं तो आधे 1 घंटे पढ़ाता हूँ। नजर लगाओगे क्या? वापस फिर 15 दिन बाद में मिलूंगा। मैं छुट्टी कर लेता हूँ तो फिर 10-12 दिन बाद में मिलता हूँ। सर आरएस के साथ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं? कर सकते हैं। एक बार फर्स्ट ग्रेड की डेट नहीं है, आराम से करो प्री तक। हाँ साइंस की 14 से क्लास लगी। सर के जो शादी भी है शायद, सासरा में खटा है, सागे सागे सर बीमार भी है, जहाँ मेरे को स्वास्थ्य लाभ ले लो, कोई बात कर। बाकी मध्य प्रदेश में राहुल बन क्या नहीं याद करना था। एमपीपीसीएस देना वजह पढ़ लीजिए। कौन सी एज से तैयारी करना स्टार्ट करे? कोई एज नहीं होती तैयारी करनी, जब जी करे जब। सिक्कर में राजा रोजगार वाले से सुबह ले आना। धौलपुर ऑलमोस्ट पहुंच गई होगी, चेक करें। पार्ट बी 4 किताब, इंडियन इकोनॉमी, राजस्थान इकोनॉमी, राजस्थान ज्योग्राफी, यूआरओ पार्ट बी, 1/7 15 से 16 तारीख तक।
सुबह 7 जाया करो, जो का यू आर तैयारी करे, सुबह उठ जाया करो 7:30 बजे, मैंने एक लोन उठा दो। तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। मैथ रीजनिंग की क्लास करवा देंगे स्टार्ट। ठीक है अर्षित, अपडेट करवा दें। जाऊँ मैं? श्योर। ओके बाय, टेक केयर। हाँ पूछो पूछो, फिर भी कोई बात है तो। मेरी आंखें खराब हो रखी है, अब ज़्यादा लाइट में ज़्यादा देर ठीक को नहीं। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। अब समय हो चुका है, सभी जाएं। ओके, और बातें कल पूछेंगे, कल बात करेंगे हम। इंडियन पॉलिटी जल्दी, राजस्थान ज्योग्राफी पूरी हो जाएगी उसके बाद। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके, थैंक यू।